हेलो एवरीवन। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। महाभारत जो है कभी ना कभी अपने घर में चलते हुए देखी होगी, बहुत जगहों पे उसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो ये तो आपको पता होगा, कृष्ण जी जो है वो सारथी थे अर्जुन के। तो सारथी का काम क्या था यहाँ पे? रास्ता दिखाना, कि अर्जुन जो है वो सही पाथ पे सही रास्ते पे जा पाए और यहाँ पे जो जीत थी उसको हासिल कर पाए। तो सारथी जो है वैसे तो रथ चलाते हैं आपके, लेकिन आपको सही रास्ते पे लेके जाते हैं। तो वैसे ही आप मुझे समझ सकते हैं अपना सारथी, क्योंकि यहाँ पर मैं अब आपको जो सही रास्ते पे लेके जा रही हूँ उसकी शुरुआत हो रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। स्ट्रैटेजी तो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब वो स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है, पर यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगी वो होगी आपकी डायरेक्शन, कि अगर आप यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हैं कि आप कैसे अब की बार 95 पार का गोल जो है पूरा कर पाए, तो उसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सोशियोलॉजी में आपको हेल्प करेंगे उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो सेशन है आपका, आपको आज के डेज पे जो कि संडे है इसमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि इस टॉपिक को, इस टॉपिक्स की जो वीडियो है, ठीक है, या फिर जो भी चीजें यहाँ पे लिखी होंगी, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पर आप लोगों को एक पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो कि आपकी दो किताबें हैं, ठीक है। बिफोर सेइंग एनीथिंग मैं आप लोगों को, यस आई एम अवेयर अबाउट इट, यू हैव टू बुक्स इन सोशियोलॉजी, ठीक है, टू बुक्स। तो आपकी जो दो किताबें हैं उसमें सबसे पहले आती है इंडियन सोशियोलॉजी, यानी कि भारतीय समाजशास्त्र या इंडियन सोसाइटी जिसको हम एक्चुअल में कहते हैं, क्योंकि ये भारतीय समाजशास्त्र के ऊपर ही फोकस करती है एंटायरली, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो किताब आती है वो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया है। ऑलराइट। अब इसमें से कौन सी किताब से आपको डर लगता है ज्यादा, या आपको लगता है कि अरे ये तो हो जाएगा? दोनों ही केसेस में अगर हो जाएगा या डर लगता है तो आपको ये क्लास जो है, ये छोटा सा सेशन जो है बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी इंडियन सोसाइटी बुक के ऊपर फोकस करने के लिए, कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जिसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऑलराइट। तो यहाँ पे आ जाती है आपकी सबसे पहली ये बुक, ठीक है, बुक वन, इंडियन सोसाइटी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझना है कि जाति और वर्ग, जाति क्या है? कास्ट है। वर्ग क्या है? क्लास है। इंडिया में दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हम लोगों को पता है कि चार तरह के वर्णा के अंदर जितना भी विभाजन किया गया था, या चार जो वर्णास में डिवाइड किया गया था सोसाइटी को, वो यहाँ पे वर्णास आपकी कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। बट एज सून एज सोसाइटी में चेंज आया, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि भाई अब तो क्लास सिस्टम जो है उसकी जगह ले रही है। तो आपको उसके फीचर्स को बहुत अच्छे से समझना है कि दोनों में फर्क क्या है। किस में सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता ज्यादा देखी जाती है, ठीक है। क्लास बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, कौन सी संरचनाएं हैं जो कि वर्ग के ऊपर आधारित होती हैं, और दोनों के बीच में यानी कि कास्ट और क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप हम लोग भी अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे, पर उससे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान जरूर देंगे जब आप अपनी एनसीईआरटी को रीड कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैंने आपसे कहा था मूवमेंट्स, आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? ट्राइबल है, दलित आंदोलन है, विमेन्स मूवमेंट है। इसके साथ में मैं आपके पास एक और मूवमेंट को ऐड ऑन करना चाहूंगी, फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स मूवमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे वर्कर्स मूवमेंट को भले ही ना लेके, लेकिन फार्मर्स मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये लोग रिसेंटली अगर हम देखें तो आज के हमारे जो नए सामाजिक आंदोलन है यानी कि न्यू सोशल मूवमेंट है, उसका भी पार्ट आपका फार्मर्स मूवमेंट बनता है, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट की वजह है क्या रही, कौन सी नीतियां थी सरकार की जिसकी वजह से यहाँ पे जो जनजाति थी यानी कि ट्राइब्स थी उनको आंदोलन करने पड़े, उनको मूवमेंट्स करने पड़े। दलित मूवमेंट में अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल रहेगा, बहुजन समाज का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि अंबेडकर ही थे जिन्होंने एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर दलित मूवमेंट्स को चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे वुमेन्स एम्पावरमेंट, ठीक है, और वुमेन्स मूवमेंट। तो महिलाओं के मूवमेंट्स इंडिया में किस प्रकार से थे, कौन कौन से पायनियर फिगर थे? एनी बेसेंट, ठीक है, सरोजनी नायडू, इन सबके नाम आप लोगों को यहाँ पे याद होने चाहिए कि कौन इनके लीडर्स थे मूवमेंट के अलग अलग। फॉर एग्जांपल कि ट्राइबल मूवमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे बिरसा मुंडा के द्वारा चलाई गई मुंडा मूवमेंट को भी पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि उसके लीडर कौन है? बिरसा मुंडा है, ठीक है। तो आपको ऐसे लीडर्स का नाम याद रहना चाहिए। दलित मूवमेंट में सबसे ईजी बात है कि मेजरली ज्यादातर मूवमेंट जो है वो अम्बेडकर के ही चलाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें कि इसमें और कौन से हैं, अभी आपकी यही किताब चलेगी, आप यहाँ पे बुक बाय बुक समझते जाइए, विच इज वेरी
इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि सामाजिक संस्थान। क्या होते हैं संस्थान? सबसे पहली बात तो संस्थान वो होते हैं जो कि समाज ने ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, सोसाइटी ने ऐसी संरचनाएं बना दी हैं जो किसी ना किसी रूल्स पे चलती है, नियमों पे चलती है, जिसमें क्या क्या आ गया आपका? किनशिप, फैमिली एंड मैरिज, रिश्तेदारी, परिवार, ठीक है, और विवाह। तो कितने प्रकार की फैमिलीज हैं? ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ज्वाइंट फैमिली हो गई, ठीक है। मैरिजेस यहाँ पे लव वर्सेस अरेंज है तो मैं बोलूंगी एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी, ठीक है, अंतर विवाह या बहिर्विवाह, इस तरह के आपके पास फैमिलीज के क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, और ये जो है आपका पूरे सोशल इंस्टीट्यूशन को कवर कर लेगा, जिसमें इतना ही पार्ट बहुत है कि आप सबसे मेजरली सिर्फ परिवार, ठीक है, और आप विवाह कितने प्रकार के हैं सिर्फ इसको ही पढ़े, उससे ज्यादा डीपली ना जाए। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कल्चरल चेंज एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो कल्चरल चेंज में क्या आता है? संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण, जो कि एम एन श्रीनिवास ने दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप इन प्रोसेसेस को, आप जिनको पढ़ रहे हैं, प्रोसेस को समझना तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी लेकर के आएगा, पर कुछ आपको फैक्ट्स भी साथ में अलाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एम एन श्रीनिवास जो है, ठीक है, उन्होंने इस पर्टिकुलर दोनों कंसेप्ट को दिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसने किस कंसेप्ट को दिया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आप एक बार समझ पा रहे हो, हम लोग यहाँ पे कल्चरल चेंज को पढ़ रहे हैं, मतलब कि जिस भी चीज ने सांस्कृतिक बदलाव लेकर के आई है उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, कारक क्या है। तो संस्कृताइजेशन, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन से चेंज आया है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण जो है उसका पूरे भारतीय संस्कृति यानी कि इंडियन कल्चर पे प्रभाव पड़ा है। मास मीडिया और तकनीकी टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा कल्चरल चेंज लाया है, जिसके अंदर आप कल्चर के बारे में भी पढ़ोगे कि कितने प्रकार के कल्चर्स होते हैं, बहुत डीपली नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे थर्ड पार्ट था। ऑलराइट, चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इंडिया के अंदर पहले कैसे ग्रामीण समाज थे, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि औपनिवेशिक काल यानी कि कॉलोनियलिज्म के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, औद्योगिकरण होना शुरू हुआ समाज का, जहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्र यानी कि अर्बन सेंटर्स जो है वो ग्रो करने लग गए हैं और साथ साथ माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स निकल के आई, ये एक ऐसा कंसेप्ट होगा जो कि आप एक ही बार में सारा का सारा कवर कर सकोगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है ये सारे के सारे डॉट्स। तो आपको इसके अंदर एक माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी, और वो माइंड मैपिंग जो आप करेंगे उसको मैं आप लोगों को हमारी यूट्यूब क्लास के अंदर सिखाऊंगी, तो आप लोगों के लिए वहां से भी परेशानी नहीं होगी और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट के ऊपर। सो ये है आपकी बुक 2 विच इज नेक्स्ट। ठीक है, बुक 2 जो है उसका नाम ही सोशल चेंज है, यानी कि आप समझ सकते हो कि सोशल चेंज इज अ वेरी बिग टर्म। ठीक है, सोशल चेंज ऐसा बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि इनएविटेबल है। पूरी सोसाइटी में कुछ भी एक तरह से स्टेबल रह सकता है, लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा स्टेबल है वो है सोशल चेंज। सोशल चेंज तो होगा ही होगा, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना हो, और इसी के होने की वजह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कई तरह के प्रोसेसेस हैं। अब आप एक बार ध्यान रखना कि आपने अभी जो पिछली वाली बुक के लिए कंसेप्ट देखे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन, ये सब के सब आपके सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव से थे, यानी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य से आप उनको दूसरी किताब में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका एक जनरल मीनिंग, एक सामान्य जो उसका अर्थ है, जो आप पूरे पूर्ण रूप से समाजशास्त्र में पूरी दुनिया पे सामान्यकरण करके जनरलाइज करके लगा सकते हो, वो क्या है आपके ग्लोबलाइजेशन के बारे में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर कैसे पड़े हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन और कल्चर में क्या बदलाव हम लोगों को देखने के लिए मिला है, एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैकडोनल्डाइजेशन, जॉर्ज रिट्जर का दिया गया शब्द है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज कोई भूलेगा नहीं, ये ऐसा शब्द है जो कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये एग्जाम के अंदर पूछे जाने के इसके बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे तो जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है वो चेंज होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज बनी है, तो इंडस्ट्रीज बनने के साथ साथ ऐसा कल्चर आ चुका है जहाँ पे ईटिंग स्टाइल बच्चों का चेंज हो चुका है। ठीक है, मैकडोनल्ड देख करके समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे अगले प्रोसेस पे कि क्या क्या है और इस किताब के अंदर। नेक्स्ट है सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट्स ना आप एक बार ध्यान से समझना, आप लोगों को मेरा एक सजेशन रहेगा कि कोई भी इंडियन सोसाइटी की बुक को पढ़ने से पहले पहले इस किताब को पढ़ ले। ठीक है, बुक 2 हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है ना, जनरल वे, पर पहले आपको बुक 2 को ही कवर करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके जितने टाइप के मूवमेंट्स है पहले आप उसका एक बेसिस समझ जाएंगे, और इंडियन सोसाइटी में फिर आप उसको लगा करके उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देख पाएंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि पहले थियरी
थियरी को समझो, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझिए, ठीक है। तो सोशल मूवमेंट्स में आपके रिफॉर्मिस्ट, कुछ अच्छा बदलाव लेकर के आना, क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, पीजेंट, किसानों के ऊपर, वर्कर, ये सब मूवमेंट्स आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो यहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव पे है, क्योंकि एक एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट है जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर ये मूवमेंट आपका दूसरी बुक में भी आएगा। तो आप एक बात और ध्यान रखो, एक थोड़ा सा स्मार्ट मूव को जरूर अपनाना कि दोनों बुक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि कॉमन है, तो अगर आपने एक बुक के उस टॉपिक को कवर कर लिया तो उसको दोबारा आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये उन्हीं टॉपिक्स में से आता है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे न्यू सोशल मूवमेंट, ठीक है। तो आज के टाइम में आपके एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय जितने भी इश्यूज थे वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। LGBTQIA+ मूवमेंट, ठीक है, लोगों का ध्यान जो है अब यहाँ पे आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट पे ज्यादा जा चुका है, यानी कि पहचान करने वाले आंदोलन के ऊपर। पुराना टाइम चला गया। आप लोग ये बात ध्यान रखना कि सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके सिलेबस से बाहर निकल के भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कितनी नॉलेज है सोसाइटी के बारे में। तो जनरली आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई LGBTQIA+ या फिर जेंडर मूवमेंट्स के बारे में आप क्या समझते हो, ठीक है, वो चीज आपकी बुक में नहीं थी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपने आसपास के एनवायरनमेंट की बनाओ और ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद भी बना करके फिर आ सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्ट किसने किया, क्या हुआ, इसमें आपको डीपली इतना नहीं जाना है, ठीक है। चलते हैं अब अगले पे। चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। तो आप चेंज और डेवलपमेंट को दो तरह के पार्ट्स में पढ़ोगे, ठीक है। चेंज एंड डेवलपमेंट दो तरह की सोसाइटीज में आएगा। तो अगली स्लाइड जो है वो भी आपको इसी में समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले रूरल सोसाइटी होती है, ठीक है, जिसको हम ग्रामीण समाज कहते हैं। इस ग्रामीण समाज में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जो था सबका ऑक्यूपेशन या व्यवसाय था। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हुई कि चेंज होकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्जन हो गया या औद्योगिकरण जो है फिर वो आ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, जिसमें भूदान देखे गए थे बहुत सारे, ठीक है। लैंड रिफॉर्म सिस्टम्स आए थे, परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया जिसमें आपका जमींदारी सिस्टम आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब धीरे धीरे सोसाइटी आगे और बढ़ती चली गई और लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया, तो कैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण हो गया, जिसकी वजह से हम लोग रूरल अर्बन माइग्रेशन को देखते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, ठीक है। तो ये प्रोसेस की हम लोग रूरल से लेकर के अर्बन एरिया तक कैसे पहुंचे, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है आपके यहाँ पे चेंज का प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं कि ये चेंज और डेवलपमेंट हम लोग अर्बन सोसाइटी में कैसे देखने वाले हैं, ठीक है। अर्बन सोसाइटी में हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हुई, उद्योग कैसे डेवलप हुए, ठीक है। तो पहले सिर्फ और सिर्फ हम लोग गुड्स पे फोकस करते थे, गुड्स, ठीक है, उत्पाद बनाने में। पर बाद में क्या हुआ, उसके बाद एलपीजी स्कीम होने की वजह से हम लोगों ने देखा कि अब लोगों को मिल गई है फ्रीडम, आजादी। इस स्कीम को प्लीज पढ़ना मत भूलिएगा, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीवीआईपी क्वेश्चन एक तरह से आप मान करके चलो इसको, ठीक है। फ्रीडम लोगों को जब मिली तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है, नए नए सेक्टर्स बने जिसके अंदर हम लोग कुछ औपचारिक यानी कि फॉर्मल, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल क्षेत्रों और सेक्टर्स को भी देखने लग गए। और उसी के साथ साथ सोसाइटी में एक और चेंज आया कि इंडस्ट्रीज अगर डेवलप हो रही है तो हमको अभी यहाँ पे एक सोशल रेगुलेशन या फिर सामाजिक नियंत्रण बनाने के लिए लॉस की भी जरूरत थी। तो वो सब चीजें ही आपके इस पर्टिकुलर चेंज के अंदर स्टडी करी जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले पे। अब रिपीटेड है। मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन के ऊपर से आपके एक क्वेश्चन तो मिनिमम 1 आएगा ही आएगा, मिनिमम 1। ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिएगा, ठीक है, विच कैन बी इन योर 4 मार्क्स, ठीक है। टेलीविजन का ग्रोथ कैसे हुआ, इंटरनेट कैसे आया, बहुत ही मिनिमल चीज है। यू विल लव स्टडिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। जब मैं इसको यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाऊंगी और हम लोग अपनी क्लासेस को लेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से मिनिमाइज तरीके से कीवर्ड्स के साथ सब कुछ शॉर्ट में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, मीडिया का पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है, सोसाइटी के और कल्चर के ऊपर। वेस्टर्नाइजेशन अगर आया है तो भाई वो किस रीजन की वजह से आया, जिसमें बहुत बड़ा रीजन जो था मीडिया का भी था और टेक्नोलॉजी का भी था, ठीक है। तो वो सब की सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ओके। चलो, तो इसी के साथ साथ
वापस से आई एम गोना मेक यू रिमेंबर कि आप लोग जो है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना नहीं भूलें, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इम्पॉर्टेंट होने के रीजंस बता देती हूँ भाई, क्योंकि सिंपल से रीजन यही है कि आप लोग ऑलरेडी अपनी एजुकेशन को सप्लीमेंट करना चाहते हो ऐसे रिसोर्सेज से जो आपको आगे लॉन्ग रन में हेल्प कर सके। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सिर्फ आपको अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम में नहीं पर सीयूईटी के लिए हेल्प करेगी, बिकॉज 12th के बोर्ड के एग्जाम के बाद एक नई टेंशन जो आपके लिए शुरू होगी वो सीयूईटी की होगी, पर उस टेंशन को ईजी करने का काम इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग देखेंगे। तो इसको फटाफट से यहाँ पे स्कैन करिए एंड डाउनलोड कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ही हम लोग अब यहाँ पे अपने जो नए सेशंस को लेने वाले हैं उसके लिए आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा कि क्या टाइमिंग रहेगी आपकी सेशंस की और किस टॉपिक पे हम लोग क्लास लेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी, कीप प्रिपेयरिंग, कीप पेसिंग योर एग्जाम, बाय बाय एंड टेक केयर।